दिन में जाइएगा तो आपका रोवां सिहर जाएगा। डर, देखिए एक बात, अगर कोई बोलता है, कोई इंसान दुनिया में कि डर नहीं लगता है तो झूठ बोलता है। डर हर किसी को लगता है। डर हमारी पूरी टीम को लगा था। रोवे खड़े हो गए तो उस दृश्य को देख कर वहाँ जाएंगे तो भले पुलिस ना सही, कुछ गांव वाले होंगे, लेकिन कोई नहीं था। वो क्रेटा गाड़ी एक हॉरर मूवी का सीन था, एकदम हॉरर मूवी, जो हम लोग सबसे डरावनी मूवी जो फिल्मों में देखते हैं रात को, भूतिया फिल्म, एकदम उसी अंदाज का वो सीन था। वो उसको भी मालूम है एक गाड़ी में घूमता है, ये सबको मालूम है। एक ही स्कॉर्पियो में घूमते हैं, 2 बॉडीगार्ड और एक ड्राइवर और एक एक्स्ट्रा, यानी 5-6 लोग। अगर वो 12 लोगों के साथ अगर हमला कर देता तो क्या होता? कुछ टेक्निकल इशू ही इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद हमें नहीं लगता है कि सरकार इस योजना को एक दीर्घकाल तक चला पाएगी। प्रशासन में कोई ना कोई व्यक्ति तो जगह होगा उस जिले में, बोकारो जिले में कोई ना कोई जगह होगा, वो फोन करता कम से कम कि फौरन आप पहुंचे, विधायक जी वहाँ लाइव हैं। तो बिल्कुल इनकी संवेदनाएं मर चुकी है। डुमरी विधायक जयराम महतो अपने कामों को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं। बीते दिनों आपने इनका एक वीडियो देखा होगा। बताया जा रहा है कि वो वीडियो जो है वो रात के 1 बजे का है, जिसमें खुद विधायक जयराम महतो पहुंचते हैं। बोकारो जिले के नवाडी ब्लॉक का है, और इनका कहना है कि पुलिस की ओर से भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। वीडियो में भी आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि जयराम महतो लगातार कॉल भी करते हुए नजर आ रहे थे। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद विधायक जयराम महतो मौजूद है। क्या कुछ हुआ था जयराम जी? लगातार आप कॉल भी कर रहे थे और आपकी ओर से कहा जा रहा था कि रिसीव भी नहीं किया जा रहा है। पहले ये बताइए पूरा मामला क्या था? देखिए, उस दिन हम लोग का लगभग 25 से 30 की संख्या में वैवाहिक कार्यक्रम का शेड्यूल था, जहां हमें जाना था। 12-13 अटेंड किए थे, और जरीडी का ब्लॉक था उस समय। एक वैवाहिक कार्यक्रम में हम सम्मिलित होने के लिए गए थे। तो उसी बीच हमारे टेलीफोन में कॉल आया कि विधायक जी ऐसा ऐसा बात है, नावाडी से जो देवी कॉलेज होकर जो रास्ता ऊपर घाट के लिए जाती है, वहीं एक कुकर लिलवा नाम का जगह है, चरकी पहाड़ी, वहाँ पर एक आदमी को मार दिया गया है जो क्रेटा में है, और वहाँ कोई नहीं है, आसपास कोई नहीं है। तो हम बोले आपने पुलिस को सूचना दिया था? बोले हाँ दिए थे, लेकिन पुलिस बड़ा बाबू का कहना था कि हम तुम्हारे कहने पर कैसे आ जाएँ, तो इसीलिए आपको फ़ोन किया। बोले ठीक है, हम बात करते हैं। तो फिर हम वहाँ से बड़ा बाबू से कॉल किए, तो बोले कि विधायक जी आप नहीं जाइए, संवेदनशील एरिया है। कुछ दिन पहले नक्सलवादी घटनाएं घट चुकी है, 2 नक्सलियों का वहाँ मुठभेड़ भी हुआ था जिनमें वो मारे गए थे। तो उनका कहना था कि आप वहाँ नहीं जाइए, और हम फोर्स का इंतजार कर रहे हैं, फोर्स आएगी तो हम वहाँ जाएंगे। मैंने काफ़ी डरे हुए टन में वो बात कर रहे हैं। तो फिर संजय जी को, हमारे जो पीए हैं, उनको वो कुछ देर बाद कॉल करते हैं कि विधायक जी से रिक्वेस्ट कीजिए कि ऐसे डेंजर जोन में रात को नहीं जाए तो ठीक रहेगा। बोलिए कि हम लोग भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो नहीं जाएँ। तो हम बोले नहीं भाई, ऐसा वो जब फ़ोन आया है तो उसी रास्ते से हम गुजरेंगे घर के लिए, और वो अंदर में, थोड़ा सा अंदर में है, 3-4 किलोमीटर। अगर वहाँ हम नहीं जाएंगे तो हमारा अंदर का जो मानवता है, नैतिकता है, वो हमें इजाज़त इसकी नहीं देता है। तो फिर हम वहाँ से निकले। उसके बाद हम गए वहाँ, और गए तो निसंदेह वो क्षेत्र बहुत ही डरावना है। हम ये इमेजिन किए थे कि जब वहाँ जाएंगे तो भले पुलिस ना सही, कुछ गाँव वाले होंगे, लेकिन कोई नहीं था। वो क्रेटा गाड़ी एक हॉरर मूवी का सीन था, एकदम हॉरर मूवी, जो हम लोग सबसे डरावनी मूवी जो फिल्मों में देखते हैं रात को, भूतिया फिल्म, एकदम उसी अंदाज का वो सीन था। वो क्रेटा गाड़ी, वो मरा हुआ इंसान ऐसे झुका हुआ अपने सीट के सामने, और उसके पिताजी भी उस समय नहीं दिखे हम लोग को। जब हम लोग फर्स्ट टाइम इधर से क्रॉस किए जब उसको देखने के लिए, तो हम लोग देखिए, अगर हम बोल दें कि 1 बजे रात को चले गए, हम निडर हैं, ठीक है, लेकिन ये बात है, सही बात है कि उस समय हम लोग का भी गला सूखा था। वो सीन देखकर हम लोग का भी रोंगटा खड़ा हो गया था, एकदम डरावना सीन था, कोई नहीं था। तो फिर हम लोग अपना शीशा को हम खोले, जो मेरे हिसाब से नहीं खोलना चाहिए था, क्योंकि अपराधी मार के उसको चले गए थे, क्या पता उसके पास बंदूक हो, वो जिंदा हो या फिर कोई और हो। तो हम खोले और देखे कि वो मर चुका है। तो हम लोग, हमारे गार्ड बोले नहीं विधायक जी, एकदम इतना सामने कैसे उतरिएगा, एकदम गाड़ी के 1 इंच भाई फासला नहीं है, वैसे भी सिंगल रोड है, 2 गाड़ी, उसका गाड़ी मेरा गाड़ी, और हम वहीं रोक गए थे। बोले नहीं यहाँ थोड़ा आगे चलिए। तो फिर वहाँ से 100 मीटर आगे हम लोग गए, और हमारे बॉडीगार्ड, हमारे पीए सब बोले कि विधायक जी आप गाड़ी के अंदर बैठिए, हम लोग बड़ा बाबू जब आएंगे, पुलिस गश्ती की टीम आएगी, तभी आप उतरिए। हम बोले नहीं नहीं नहीं, ये काम, ये मेरा सिद्धांत नहीं है, इतना हम डर के नहीं, हम जब यहाँ आ गए ऑन दी स्पॉट जाएंगे। तो फिर हम दोनों को बोले कि अपना रिवॉल्वर को चेक कीजिए ठीक से, लोडेड है कि नहीं, और चलिए निकलिए। और फिर हम वहाँ से निकले। तो चूँकि हम लोग का गाड़ी जब पार हुआ तो उनके जो पिताजी हैं, उनको लगा कोई आया है, तो फिर वो गाड़ी से दुबक के बैठे थे पीछे की सीट पर, और वो आए और मतलब बाहर आ गए। तो सफ़ेद था, तो रात को सफ़ेद कलर दिख जाता है, लाइट में अच्छा से दिखता है। मतलब उनकी जो बेटे की हत्या हुई है उनके सामने हुई थी क्या? हाँ बिल्कुल उनके सामने। वो
एकदम फ्रंट सीट में बैठे हैं दोनों, वो ड्राइविंग कर रहे हैं, वो बगल सीट में बैठे हैं, वहाँ रोक के मार दिया गया है। और लेकिन जब हम लोग गए 1 बजे के आसपास, तो उनके पिताजी पीछे की सीट में आके छुप गए थे। तो जब उनको देखा कि गाड़ी पार हुआ, तो फिर उनको हिम्मत मिला, वो बाहर आ गए। तो फिर हमारे दोनों बॉडीगार्ड हैंड्सअप करने लगे। हम बोले ऐसा थोड़ी बुझ तो यार, हम बोले हाथवा खड़ा कर क्या ही, हम अपना भाषा में बोले कि हाथवा खड़ा कर क्या लगी, हम लोग को नहीं मालूम उनके पिताजी। तो फिर वो मैंने थोड़ा सा रोते हुए बोला कि बाबू हम एक बाप लगे जब मर गए। तब फिर उसके हम सामने गए। वहाँ के बाद भी हम 2-3 पदाधिकारियों को फ़ोन किए, जब वो नहीं पिक कर पाए, पिक भी किए तो वही डर वाला बात कि वहाँ अभी हम लोग कैसे जाएं। तब हम वीडियो बनाए कि भाई ये तो बात आज इसको पूरे झारखंड को जानना जरूरी है, झारखंड को बताना जरूरी है। तो फिर हम एक लाइव आए 18 मिनट का, और 10 मिनट का हम मीडिया के लिए एक रिकॉर्डेड वीडियो बना लिए कि सुबह हम चैनल वालों को भेज देंगे कि हो क्या रहा है। उसके बाद भी वो ड्राइवर को भेजे हम। तो ड्राइवर जब आए तो हम भी बोले कि हम भी बड़ा आश्चर्य लगा कि एक बंदूकधारी ने वो ड्राइवर को भेजने की माहौल क्या है। यानी एक विधायक आके खड़ा है, एक एमएलए आके वहाँ खड़ा है, घटनास्थल को जांच रहा है, उसके आजू बाजू वो देख रहा है, अपने लड़कों को जंगल झाड़ी में देख रहा है कोई छुपा है क्या अभी भी। और वहाँ बड़ा बाबू जो पुलिस जिसको काम है वो नहीं आ पाती है। उसके बाद फिर वो आते हैं, 4-5 पुलिस बंदूकधारी थे। उसके बाद फिर बॉडी को वहाँ से उठाते हैं और फिर हम थाना तक उनको छोड़ के आते हैं कि चलिए आप बहुत डर रहे हैं, हम आपके साथ थाना तक जा रहे हैं। फिर हम थाना तक गए। उसी बीच जब वो बॉडी को उठा लिए थे तो उनके 4 परिजन आए, वो रोने लगे कि विधायक जी हम लोग बिशुनगढ़ से हैं, मंडो विधानसभा। तो उनको हम सांत्वना दिए। और फिर हम, चूँकि रात काफ़ी हो गई थी, हम लोग को और 1-2 कार्यक्रम में लोग वेट कर ही रहे थे, तो फिर वहाँ बॉडी थाना पहुँचाने के बाद हम अपने कार्यक्रम में चले गए और जाके सो गए। तो फिर जब सुबह उठे तो एक पंचायती कर रहे थे, एक हॉस्पिटल में एक महिला का डेथ हो गया था बच्चा जन्म देने के बाद। तब तक फ़ोन हमें डीएसपी महोदय का गया कि वहाँ थाना में जो भीड़ है वो आउट ऑफ कंट्रोल है, विधायक जी आपका बात सुनेंगे तब जाके थोड़ा समझाइए। तो फिर वहाँ से फिर भी हम 2 घंटा लगा, चूँकि मीटिंग था तो उसको करके हम गए। तो सही में हाँ देखें कि काफ़ी भीड़ थी। जब हम गए तो हम भी थोड़ा सा बड़ा बाबू को जो रात को उन्होंने किया था उसका हमने क्लास उनको फटकार लगाई कि ये प्रोटोकॉल नहीं है। प्रोटोकॉल होता है कि जब विधायक एक संवेदनशील क्षेत्र में जा रहा है तो आपको पेट्रोलिंग देना अनिवार्य होता है। हो सके तो आप एकदम मुस्तैद रहिए, बड़ा बाबू खुद रहिए, लेकिन आपको पेट्रोलिंग स्काउट देना अनिवार्य था, जो कि आपने नहीं किया, अपने नियमों का उल्लंघन किया है। या फिर आप हमको रोक देते हैं कि विधायक जी आग्रह है कि आप मत जाइए, संवेदनशील क्षेत्र ये नक्सल जोन है, आप मत जाइए। जो मेन रोड से जो घुसता है वो वहाँ पे आप खड़ा रहते हैं, वहाँ बैरिकेटिंग कर देना चाहिए था कि ये ना, चूंकि ये क्षेत्र वहाँ मर्डर हो चुका है 3 किलोमीटर अंदर उस जंगल में, तो उस रोड को ही ब्लॉक कर देना चाहिए था कि इस रास्ते से आप लोग मत जाइए, वहाँ खतरा है। तो आप से गंभीर ही नहीं है, वहाँ कोई नहीं था। कम से कम 2 जवानों को खड़ा कर देते हैं कि विधायक जी आ सकते हैं रास्ते में, उनको रोक लीजिएगा, फिर उनसे आग्रह कीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम सीधे चले गए। तो फिर उसके लेकर हमने उनको फटकार लगाई और फिर डीएसपी महोदय का आश्वासन हुआ, तो फिर हम वहाँ से अपने अन्य कार्यक्रम के लिए चले गए। आपको कॉल किसने किया था और कुछ पता चला कि क्यों हत्या की गई वो है? एक जैसे सिंपल सी बात, अगर रास्ते में कोई डेट मर चुका है तो कोई भी एक आम इंसान फोन किया, तो वो शादी से जा रहा था, अपनी वाइफ के साथ जा रहा था। और उसकी हिम्मत की हम तारीफ करेंगे कि अपनी वाइफ के साथ है, वो रुकता है, मर्डर हो चुका है, कोई नहीं, एक परिंदा भी नहीं, उस सुनसान जगह में कोई नहीं है, उस दूर दूर तक लोग नहीं, दूर दूर तक कोई मकान नहीं, घर नहीं, वो इंसान वहाँ रुकता है, हर मामले की जांच देखता है, वो यह भी पता करता है कि लोग कहाँ के हैं, उनके रिलेटिव्स को भी वो गांव में फ़ोन करता है। उसकी हिम्मत देखिए, वहीं खड़े खड़े वो थाना प्रभारी को फ़ोन करता है, वो विधायक को फ़ोन करता है और उनके रिलेटिव को भी फ़ोन करता है। चूँकि आज के डेट में सब लोग गाँव वाले एक दूसरे को, उस गाँव में कोई ना कोई रिलेटिव होता है, और चूँकि वो फ़ोन किया तो फिर उनको भी सूचना उसी व्यक्ति ने दी। वो शादी के साथ समारोह से अटेंड करके अपनी वाइफ को लेकर 2 चक्के में जा रहा था। कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहिएगा, क्योंकि आप जिस तरीके से आधी रात यानी कि 1 बजे आप जो वीडियो बनाते हैं और लगातार आप दिखाने की भी कोशिश करते हैं कि आप लगातार वरीय अधिकारियों के साथ साथ कई पुलिसकर्मियों को कॉल कर रहे हैं, लेकिन वैसा कुछ पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो कानून व्यवस्था को लेकर क्या बोलिएगा? बिल्कुल मैंने एकदम संवेदनहीन हो चुके हैं। उसके बाद हम एसपी महोदय का बयान सुन रहे थे, वो बड़ा बेतुका बात बोल के निकल गए हैं अपना बचाव करने के लिए कि 25 से 30 नक्सलियों की सूचना थी। तो सबसे पहले अगर ऐसी सूचना थी तो सर्च अभियान क्यों नहीं, पुलिस का कोई गतिविधि क्यों नहीं उस क्षेत्र में, कोई मूवमेंट क्यों नहीं पुलिस का? दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई सूचना है तो सबसे पहले एसपी महोदय को किसी न किसी थ्रू 2 विधायक को तो खासकर इन्फॉर्म करना चाहिए था। एक गोमिया वाले को, चूँकि गोमिया का चतरो चट्टी नक्सल जोन में आता है, हालांकि वो मंत्री हैं, उनको प्रोटोकॉल, गार्ड, सुरक्षा सब है। दूसरा उनको फ़ोन करना चाहिए था डुमरी विधायक को, जो कि नावाडी मेरा नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आता है।
बोकारो जिला में 2 ही ब्लॉक हैं जो मूल रूप से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आते हैं, एक गोमिया ब्लॉक, दूसरा नावाडी ब्लॉक। तो अगर उनको ये सूचना थी 25 नक्सली बहुत भारी मात्रा होती है, और एसपी ने हमें सूचना तक नहीं दिया कि विधायक जी आप उस क्षेत्र में रात को भी जाते हैं, वैवाहिक कार्यक्रम हो, कोई कार्यक्रम हो, आप अटेंड करने के लिए जाते हैं, या फिर अपने थाना प्रभारी को सूचना देना चाहिए, दोनों थाना प्रभारी को, कि अगर विधायक जी उस क्षेत्र से गुजरेंगे उनको आप स्काउट कीजिएगा। तो ये केवल एक गोल मटोल बात हुआ एसपी महोदय का, कोई सर्च अभियान नहीं, कोई पुलिस का मूवमेंट नहीं, और विधायक को कोई सूचना नहीं। अगर आपको लग रहा था कि नक्सली गतिविधि उस क्षेत्र में हो रही है जिसके कारण डर से पुलिस जा नहीं पाई, तो हमें भी सूचना मिलनी चाहिए थी। और उसके बाद उनको कैसे मालूम कि विधायक ने आपको फोन किया है? वो खुद अगर फंसा है तो? अगर विधायक ही उन नक्सल, आप 25 नक्सलियों का नाम ले रहे हैं, अगर हम ही उनके बीच घिर गए हो तो पहला बात तो, या फिर कोई अन्य मसला हो जहां हम फंसे हो, तो ये तो बिल्कुल उनका गैर जिम्मेदार वाला बात हो गया कि बेतुका बात। 25 नक्सली, उसकी कोई सर्च अभियान नहीं, उसकी कोई जानकारी नहीं, उसके लिए पुलिस की कोई मुस्तैदी नहीं, बस अपने आप को डिफेंड करने के लिए वो कुछ भी बोलेंगे। अब हम उनको लगा कि शायद ये लोग जानकार वाले विधायक नहीं है, तो उनको बोलिए ये बिल्कुल बेतुका उनका बयान था, अपना बचाव के लिए कुछ भी। दूसरी बात है कि मान के चल हमारे साथ ही कुछ हो जाता, 1:17 को हम लाइव हैं और रातों रात उस मिलियन लोगों ने देखा है। मिलियन लोगों ने देखना यानी बहुत बड़ा विषय होता है। 81 विधानसभा वाले राज्य में मिलियन लोग देख के पार हो गए। अगर मान के चलिए राजनीतिक दुश्मन भी तो हमारे अनगिनत हैं, अगर उनको भी मालूम है कि जब हम 18 मिनट का लाइव दिए हैं तो जाहिर सी बात है विधायक आधा घंटा 1 घंटा वहाँ रुकेगा। और हमारे नज़दीकी क्षेत्र से ही कोई हमारा राजनीतिक शत्रु अगर वो पहुँच के हमें वहाँ, उसको भी मालूम है एक गाड़ी में घूमता है, ये सबको मालूम है, हम एक ही स्कॉर्पियो में घूमते हैं, 2 बॉडीगार्ड और एक ड्राइवर और एक एक्स्ट्रा, यानी 5-6 लोग। अगर वो 12 लोग के साथ अगर हमला कर देता तो क्या होता? जो जा चुका था वो जा चुका था, वहाँ तो विधायक की जान को भी खतरा था। 1 बजे रात को हम लाइव आके वीडियो बना रहे हैं, उस वीडियो को तो हमारे शत्रुओं ने भी देखा होगा, हमें नापसंद करने वालों ने भी देखा होगा। तो इतना तो असंवेदनशील नहीं होना चाहिए, इतनी तो अपनी संवेदना नहीं मरनी चाहिए प्रशासन की। जब एक विधायक लाइव है, और ऐसा नहीं कि प्रशासन के किसी व्यक्ति ने नहीं देखा होगा, सवाल ही नहीं है, प्रशासन के कोई ना कोई व्यक्ति तो जगह होगा उस जिले में, बोकारो जिले में कोई ना कोई जगह होगा, वो फोन करता कम से कम कि फौरन आप पहुंचे, विधायक जी वहाँ लाइव हैं। तो बिल्कुल इनकी संवेदनाएं मर चुकी है। जगह विधायक वहाँ लाइव है, उसके जान माल की क्षति हो सकती है, बिल्कुल होती। कोई भी अगर मेरा दुश्मनी अगर हमसे निकालना होता, वो अगर वो आधा घंटा के अंदर वो पहुँच जाता, मेरे पास 6 लोग थे, वो 12 लोगों के पास पहुँच जाता, तो आराम से वहाँ हिसाब किताब कर देता। तो इसलिए उनका बयान बिल्कुल बेतुका है। और हमें लगता है कि अगर 25-30 नक्सली आए हैं, उनको अगर ऐसी सूचना है और उसकी सूचना अगर उन्होंने हमें या फिर हमारे सुरक्षा के लिए नहीं दिया है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यानी आप भी खुद चाहते हैं कि हमारी हत्या हो जाए। लेकिन जयराम जी, एक सवाल उठता है कि क्या आपको डर नहीं लगता है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वहाँ का जो माहौल था, या फिर आप जिनको भी कॉल किए उनका कहना था आप डेंजर जोन में है, तो आपको उस वक्त डर नहीं लगा? दिन में जाइएगा तो आपका रोंवा सिहर जाएगा। डर, देखिए एक बात, अगर कोई बोलता है, कोई इंसान दुनिया में कि डर नहीं लगता है, तो झूठ बोलता है। डर हर किसी को लगता है। डर हमारी पूरी टीम को लगा था, रोवे खड़े हो गए तो उस दृश्य को देख कर। हाँ, एक चीज़ है, डर से हम लोग को लड़ना आता है, डर को मात देना आता है, डर को हराना आता है, डर पे हमें जीत हासिल करना आता है। अगर हम कह दें हम उस समय डर नहीं लगा था तो झूठ बात है। बिल्कुल हमारे रोवे खड़े हो गए। तो उस सीन को देखकर, एक अकेला क्रेटा गाड़ी, एकदम सफ़ेद, एकदम सुनसान जंगल, 1 महीना पहले वहाँ 12 बजे दिन में मुठभेड़ हुआ है, 2 नक्सलियों को ढेर किया गया उसी जोन में मुठभेड़ हुआ है। और वहाँ हम 12 बजे रात, दिन में नहीं 12 बजे रात को एंट्री किए हैं। खून से लथपथ बॉडी है, बूढ़ा बाप का शरीर खून से ड्रेस भर चुका है। कोई कहे कि डर नहीं लगा तो ये गलत बात है। डर लगा था, गला हम लोग का भी सूखा था, रोवे हमारे भी खड़े हुए थे, लेकिन डर को हमें जीतना आता है और डर को हमने जीत कर दिखाया। लेकिन जब आप वरीय अधिकारी को कॉल किए, स्पीकर पे था और वो कह रहे थे वहाँ से जाइए विधायक जी, डेंजर जोन है, उस वक्त आपको नहीं लगा कि लाइव नहीं करना चाहिए, कुछ भी हो सकता है? सही बात है, हमने लाइव बिल्कुल, अगर अपनी जान की परवाह है तो लाइव वहाँ नहीं होना चाहिए था। लेकिन हमें अपनी जान की तो परवाह के साथ साथ हमें लोगों की जान जो चलेगी उससे हमारा भावना है। हमें गुस्सा लगा, और गुस्सा होना भी एक स्वाभाविक है। तब हमने लाइव किया कि प्रशासन की जो पोल पट्टी है वो राज्य की जनता को जाननी चाहिए कि प्रशासन कितनी गैर जिम्मेवार हो चुकी है राज्य की जनता के प्रति। उससे कुछ दिन पहले ही हमारे उसी क्षेत्र में, ठीक उसके नावाडी ब्लॉक में और एक थाना है पेंक, वहाँ एक घटना घटी। कुछ युवाओं ने एक युवा को मारकर उसका हत्या कर दिया। थाना वहाँ से 3 किलोमीटर दूरी है। अगर वो सही समय पर पहुँच जाता, चूँकि ऑटोमेटिक है, थाना को सूचना मिला, मात्र 3 किलोमीटर में है,
थाना अगर कितना भी स्लो चलती तो हमें लगता है कि 10 मिनट से पहले पहुंच जाती, कितना स्लो में पहुंचती तो 10 मिनट में पहुंच जाती, लेकिन वो घंटों 1.5 घंटों बाद पहुंचती है। तो ये चीज़ें बता रही कि वो कितना अपने कार्य को प्रति कितने कर्तव्यनिष्ठ है, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन का एक्टिव ना होना ही लोगों की जो आम जनता है उनके लिए जीवन के लिए असुरक्षित हो रहा है। अब वो मतलब कह रहे हैं कि नक्सली अभियान उन्होंने कुछ दिन पहले किया था, लोगों जो बाबा पहाड़ी है, उसके बाद भी अगर आप डर के मारे नहीं जा रहे हैं, सुविधा नहीं, साफ भाषा में कह दें डर रहे थे, स्पष्ट अगर कह दें तो प्रभारी एकदम डर रहे थे, प्रभारी भी और जो पदाधिकारी थे उस घटना से ही डर रहे थे कि वहाँ हम लोग जाएँ तो जाएँ इतनी रात। सब जयराम माँ तो नहीं है भैया, वर्दी है उनके पास, वर्दी की गर्दी है, बंदूक है, गोली है, फिर भी वो डर रहे थे। और हम है कि अपना जिगर लेके एक मैंने निहत्थ है घटनास्थल पर पहुँच जाते हैं, डर रहे थे। सबसे मैंने एक सीधा लाइन है कि वो डर रहे थे, अगर वो डरते नहीं तो आ जाते हैं। जयराम जी, झारखंड के कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं, उसको लेकर भी आज हम चर्चा करते हैं। पेशा कानून को लेकर आपने देखा कि लगातार बैठक हो रही है। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य के हित में जो भी फैसले लिए जाएंगे वो आने वाले समय में लोगों के समक्ष रखा जाएगा। आपको क्या लगता है, पेशा कानून को लेकर आपकी क्या राय है? लेकिन पेशा कानून में आपको समीक्षा करनी होगी, पेशा कानून को लेकर चर्चा परिचर्चा करनी होगी, और सभी जो झारखंड के मूल निवासी हैं, झारखंड के आदिवासी हैं, उनके बीच से एक जो एकेडमिक लोग हैं, जो माने जानकार लोग हैं, उनके बाद एक समीक्षा करके एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी, उसके बाद उस कानून को आप विस्तारीकरण करें। जिस तरीके से आपने देखा होगा, नियुक्ति प्रक्रिया जो भी झारखंड में रहती है विवादों में चली जाती है। हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि सहायक आचार्य के लिए जो आवेदन भरे जा रहे थे, लगभग 53,000 आवेदन को रद्द कर दिया गया है। तो ऐसा हमेशा देखने को मिलता है, चाहे जेएसएससी हो या फिर जो एपीएससी, इसी तरीके का मामला जो है वो सामने आता है। देखिए, इसके लिए स्पष्ट है कि सरकार हर एक चीज़ में पैसा कमाना चाहती है और सरकार वही काम कर रही है। आज देख सकते हैं, आज अगर मान के चलिए पुलिस प्रशासन एक्टिव नहीं होने का कारण भी यही है कि वो गलत चीज़ों में एक्टिव है। मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि इसका मैं पूरा क्लियर नहीं बताऊंगा, चूँकि मेरा दोस्त है 2017-18 बैच का दरोगा है, उसको थाना प्रभारी बनाने के लिए लगभग 30 लाख रुपया लिया गया है। बताया सुनाया अपनी कहानी कि जैसा थाना आपको चाहिए, अगर कोलियरी क्षेत्र का है तो उसका अलग रेट है, अगर ट्रांसपोर्टिंग उसमें अगर कोई कोयला गाड़ी बालू गाड़ी चल रहा है तो उसका अलग रेट है, अगर नॉर्मल जगह है जहाँ कुछ ऐसा नहीं है तो उसका फिर कम। तो ये स्थिति जब तक रहेगी और जब तक हर एक चीज़ों में आप चाहेंगे कि कुछ पैसे कमा लें, तो हमें नहीं लगता है कोई नियुक्ति ठीक से हो पाएगी। तो इसलिए सरकार को कम से कम जो करप्शन है, विभाग की करप्शन, उसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। देखिए, 2 बार आप चुन के आए हैं, पब्लिक की बहुत अपेक्षाएं हैं, लोगों की बहुत अपेक्षाएं, तभी आप 2 बार चुन के आए हैं। और ऐसे में भी देखिए, पब्लिक बजट को नहीं जानते, मैं बार बार कहता हूँ, पब्लिक बिल को नहीं जानती है, पब्लिक थाना ब्लॉक सीओ को जानती है, बीडीओ सीओ थाना प्रभारी, ये 3 चीज़ पब्लिक जानती है। और अभी पब्लिक जानती है बालू गाड़ी को। बालू गाड़ी इसलिए जानती है ना कि उनका अबू आवास मिलता है, और जो बालू 20,000-25,000 रुपये प्रति हाइवा है वो सीधे 40,000 रुपये चला जाता है। कारण क्या है? कमीशन। तो विभाग की करप्शन बहुत ज़्यादा है, इसलिए बीप सिस्टम भी मैंने बेकार पड़ा है और नियुक्तियां भी जो हैं सटीक रूप से नहीं हो पाती हैं। कारण है कि हर जगह मैंने जो उनके कार्यकर्ता नहीं, साफ बड़े नेता हैं, वो बड़ा डील करते हैं। जेपीएससी के भी कई अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर बैठे हुए, और उनका कहना है कि पहले ऐसा होता था कि जब वो लोग आंदोलन करते थे या फिर प्रदर्शन करते थे तो विधायक जयराम महतो उनके साथ रहते थे। अब वो लोग ऐसा फील कर रहे हैं कि वो अब अकेले हैं और अकेले अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। गलत बात है। विधायक बनने के बाद विधायक बनने से पहले, विधायक बनने के बाद कोई आंदोलन ऐसा हुआ नहीं है जहाँ की हमारी उपस्थिति हुई। विधायक बना तो 6 महीना हो किया है। विधायक बनने से पहले हम 2 बार आए हैं छात्र के मूवमेंट में। हम बार बार आपको बोलते हैं और आज भी बोलेंगे, लोग हमारी आलोचना करें या जो भी करें, धनबाद जाकर रांची के आंदोलन में कंटिन्यू शरीक हो पाना आसान नहीं है। इसीलिए हमने यहाँ देवेंद्र जी को हम लोग ने हमेशा प्रमोट किया है। हालांकि वो पहले से आंदोलन करते आए हैं, लेकिन उनको बूस्टअप तभी मिला जब वो जेल कैम्प की क्रांति आई। जब हमारे 2021-22 में जो क्रांति आई, उसके बाद वो बूस्टअप हुए। तो रांची के कमान देवेंद्र है और हमारे बहुत सारे साथी हैं, वो संभालते हैं। धनबाद से संभव नहीं है कि पर डे अगर कोई आंदोलन हुआ तो आप 150, 160, 70 किलोमीटर दूरी अटेंड करके आप अटेंड करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है।
तो हमारा हम 2 ही बार इससे पहले आए हैं, बाकी हर आंदोलन का हम लोगों समर्थन रहा है, हमारे संगठन का समर्थन रहा है। उसके बाद विधानसभा में जब भी हमको मौका मिलता है, हम तो पहला विधायक होते हैं जो सबसे पहले स्टूडेंट के मुद्दों को वहाँ रखते हैं, और उसके बाद कार्रवाई भी बहुत सारे विषयों पर हुई है। और इस बार का जो जेपीएससी धरने पर बैठे हैं, हमें भी जानकारी मिली है। और देखिए, सबसे पहली बात, आज जो छात्र परेशानी में हैं, आज मान के चलिए इनका काम हो जाएगा तो कल दूसरे छात्र परेशानी में होंगे। जब चुनाव था तो उसी समय तो हम बार बार अपील कर रहे थे कि छात्रों को अब सड़क से सदन में जाना चाहिए। एक विधायक सदन में आया है तो लोग उसी की अब आलोचना करते हैं, तो उस चीज़ों को भी समझना होगा। सदन, जब तक सदन में छात्र नहीं आएंगे, जब तक सदन में युवा नहीं आएंगे विधायक बन के, आज आंदोलन है, मान के चलिए इसको आंदोलन के माध्यम से सफल बना लेते हैं, 6 महीना बाद फिर आंदोलन होगा, फिर अगला 3 महीना में आंदोलन होगा। तो जब हमारे पास 2024 के विधानसभा के चुनाव में भी एक मौका था, तब तो फिर कोई बदलाव की बात ही नहीं करता था। जो बदलाव की बात जरा महत्व करता था, आज आप एक विधायक बन के आया, आप उसी की आलोचना कर रहे हैं। सरकार की आलोचना होती है, विपक्ष अगर आपके पास नहीं पहुंचा, जिनके पास 24 सीटें हैं उनकी होती है। हम तो एक अकेले विधायक वाले पार्टी हैं, उसके बाद भी तो हम मुखर रहे हैं। हम सिस्टम नहीं है, हम सिस्टम का एक छोटा सा अंग है, उसके बावजूद भी हमसे जितना होता है अटेम्प्ट हम तो कर ही रहे हैं। अच्छा, जातीय जनगणना को लेकर एक बार फिर से राज्य की सियासत तेज हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि पहले सरना धर्म कोड लागू होना चाहिए, उसके बाद जातीय जनगणना हो। इसके साथ ही कांग्रेस की ओर से भी रणनीति बनाई गई है कि कांग्रेस इसको लेकर 26 मई को एक विरोध प्रदर्शन करेगा राजभवन के समक्ष। आपकी पार्टी क्या करेगी इसको लेकर? देखिए, निसंदेह हम लोग भी सरना धर्म कोड के समर्थक हैं और जातीय जनगणना के भी समर्थक हैं। निसंदेह जातीय जनगणना भी होनी चाहिए और सरना धर्म कोड का कॉलम भी हो, और इस मांग को भी सरकार पूरा करे। अच्छा, मैया समान योजना को लेकर आपने देखा होगा, मंत्री हो, विधायक हो, मैया समान योजना को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन इस बीच जिनको पैसे नहीं मिल रहे, यानी कि लोगों का कहना है 9वीं और 10वीं किस्त के जो पैसे हैं अब तक उनके खाते में नहीं पहुंचे, तो क्या लगता है वजह क्या है? देखिए, वजह टेक्निकल इशू हो सकता है कुछ, या फिर कुछ टेक्निकल इशू ही इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद हमें नहीं लगता है कि सरकार इस योजना को एक दीर्घकाल तक चला पाएगी। ये योजना ही केवल लुभावनी थी, लेकिन झारखंड को इतना बेबस बना दिया गया है कि लोगों को 2500 रुपये भी एक अमृत के समान लगता है, इसलिए मिल रहा है तो हम उसके लिए आपत्ति नहीं करेंगे, लेकिन अभी भी कहेंगे कि जो कम उम्र आयु के हैं उनको एजुकेशन मिलना चाहिए। अच्छा, अपने क्षेत्र में आप लगातार जनता दरबार लगा रहे हैं, कई लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा जो मामला आ रहा है वो क्या है? क्योंकि आपने देखा होगा कई ऐसे व्यक्ति है जिनका कहना है कि उनकी ज़मीन छीनी जा रही है, तो सबसे पहला मामला है ज़मीन का ही इम्पोर्टेंट मामला है, ज़मीन का। और वही है जो एक वही विषय है जिसको थोड़ा सा हमें लगता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सॉर्ट आउट नहीं कर पाते हैं। कुछ एक मामले सॉर्ट आउट होते हैं, क्योंकि देखिए ज़मीन, हम सबको यही बोलते हैं कि मेरी उम्र 30 साल है, ज़मीन आपका 300 साल से है, तो इसको लेकर अगर हम ही से आप उम्मीद करिएगा तो नहीं हो पाता है। बाकी जो मामले आते हैं वो लगभग सॉर्ट आउट हो जाते हैं। जनता दरबार में ज़मीन के अलावा जितने भी मामले आते हैं वो लगभग सॉर्ट आउट हो जाते हैं। खाली ज़मीन संबंधी जो मामले आते हैं वो बड़ा पेचीदा होते हैं। अच्छा, जो आपने सोचा था कि क्षेत्र के लिए ये काम करना है जब आप विधायक बनेंगे, तो क्या 1% भी हुआ है वो काम? क्योंकि अभी तो कम समय हुआ है, 6 महीने ही हुए। अगर आप निसंदेह काम हो रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि जो सरकार राशि जब तक आवंटन नहीं करेगी और तब तक आप जो योजना संबंधित कार्य हैं उन पे आपको दुविधाएं होंगी। जैसे अभी गर्मी का समय चल रहा है, लोग चापाकल का डिमांड करते हैं, तो सरकार के माध्यम से विधायकों को कोई चापाकल ही नहीं है, तो थोड़ा सा इसमें कठिनाई हो रही है। फंड क्लियर नहीं हो पा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और हमें लगता है कि विधायक का जो मद है उसमें भी बहुत देरी हो रही है। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ विधायक जयराम महतो मौजूद थे। कई मुद्दों को लेकर हमने इनके साथ चर्चा की, इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। फिलहाल कैमरा सहयोगी गौरव के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची।